अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, शुरू करने से पहले एक करेक्शन है। मेरी जो मुंबई और महाराष्ट्र की वीडियो थी उसमें एक पुणे के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ईमेल भेजी है दो करेक्शन के लिए। एक तो ये कि उसमें एक बच्चे का जो जनेऊ डालने की जो रस्म थी, उसका नाम उन्होंने बताया है कि संस्कृत में मौन जी बंधन कहते हैं उसको। तो ठीक है, मुझे नहीं पता था, तो थैंक यू। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मैंने पुणे के जो इंस्टीट्यूट का जिक्र किया था जहाँ पे मैं गया था, मैंने उसको शायद भटनागर इंस्टीट्यूट कह दिया था, वो भंडाकर इंस्टीट्यूट है। तो वो मेरा बोलने में शायद गलती हो गई है। तो ये करेक्शन है। दो छोटी चीज़ों के बाद में पाकिस्तान की भयानक सूरत हाल पे आता हूँ। एक तो ये कि अश्विन जी हैं। मैं मुंबई गया तो सबसे पहले हमने सिद्धि विनायक जी का दर्शन किया। इसके बाद ये ऋषिकेश जी के घर पे आए थे मेरा इंटरव्यू करने। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन कल मुझे खबर मिली कि इनका देहांत हो गया है। अच्छे खासे हेल्दी थे, लेकिन ज़ाहिर मौत का कोई भरोसा नहीं होता। तो उनका देहांत हो गया है। ओम शांति। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में कल से पीएसएल शुरू हो गया है। पीएसएल कोशिश कर रहा है अपने आप को आईपीएल के मुकाबले पे लाने की। लेकिन पीएसएल इस वक्त साउथ अफ्रीका की लीग चल रही है, आईएलटी चल रही है। ये दोनों लीग पीएसएल से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ज़ाहिर सारे इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ पे हैं। का इंटरनेशनल शेड्यूल भी चल रहा है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही थी, अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है। भारत इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है। श्रीलंका अफगानिस्तान। तो एनओसी खिलाड़ियों को मिल नहीं रही, तो दो जो सेकंड और थर्ड ग्रेड के प्लेयर हैं वो पीएसएल में शरीक हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें इस पीएसएल ने तो सत्यानाश ही मारना है। और वैसे भी बाइकआउट पीएसएल चल पड़ा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि जिहादी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसको केएफसी स्पॉन्सर कर रहा है। तो केएफसी अमेरिकन है और अमेरिकन इजराइल की मदद कर रहे हैं फ़लस्तीन गज़ा के हमले में। तो इसलिए हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक फेल लीग है, हम तो वेट कर रहे हैं आईपीएल का। उसमें लोग कहते हैं कि जी आईपीएल भी मैच फिक्सिंग होती है और फलान है ढुमकान है, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया का क्रीम होती है, उसमें पूरी दुनिया के टॉप प्लेयर्स होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को भी उस वक्त रोका गया होता है और एक अच्छा मनोरंजन मिल जाता है, ख़ास तौर पे क्रिकेट के चाहने वालों को। मैं वैसे ही बहुत कम टीवी देखता था, अब तो बिल्कुल ही इंडिया से आने के बाद तो मैंने टीवी खाली तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी हमारी एक आदत रूटीन बन गई है कि डिनर का टाइम होता है 8 बजे, और वो 8 बजे वही लगा के हम आधा घंटा डिनर होता है उसमें वो देखते हैं। बाकी मैंने कोई टीवी नहीं देखा। और आजकल इतने चैनल खुल गए हैं कि पता नहीं चलता कि कितनों की सब्सक्रिप्शन लें। अब स्काई स्पोर्ट्स हमने रखी हुई है एक, तो इंग्लैंड इंडिया की सीरीज़ है, वो कोई और सर्विस दिखा रही है जिसकी मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब इंटरनेट पे जाओ, ये करो, और इतना टाइम भी नहीं होता भाई। वैसे ही फैमिली इश्यूज बहुत हैं, वैसे ही मामला चलते ही रहते हैं। तो खैर अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन गले पड़ गए हैं आर्मी के, और इस वक्त करंट सिचुएशन में इस वक्त कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्ती आर्मी आगे कर रही है। मुस्लिम लीग नून की भी अंदर खाने जो मीटिंग हुई है, उसमें ज़्यादातर लोग इस बात पे एग्रीड थे कि हमें इस वक्त ये सरकार लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हम कोई सुधार तो ला नहीं सकेंगे। दूसरा, पावर हमें मिलेगी नहीं। हम अपने नवाज शरीफ के हवाले से जो इंडिया में एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि हमें इंडिया को भी गालियां देनी होंगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उल्टा हमें ब्लैकमेलर्स इतने हमारे साथ जोड़े जा रहे हैं। जैसे एमक्यूएम का टोला जो है वो आर्मी का टोला है और वो ब्लैकमेल भरपूर करता है। पीपल्स पार्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है हम कैबिनेट में तो हिस्सा नहीं लेंगे, हम मिनिस्ट्रियां तो नहीं लेंगे, लेकिन हम सारी जो की
पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो ले लेंगे, उसकी चेयरमैनशिप लेंगे, हम पास प्रेसिडेंट का ओहदा ले लेंगे, आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, चेयरमैन सेनेट लेंगे, स्पीकर नेशनल असेंबली लेंगे, और अब आगे डिमांड की है कि पंजाब का गवर्नर हमें दिया जाए और बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री हमें दी जाए। सिंध में ऑलरेडी ये किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। तो फिर नवाज शरीफ के को यही मशवरा दिया जा रहा है कि भाई इस सारे सिनारियों में हमें क्या फ़ायदा है, हमें सिर्फ पंजाब मिल रहा है, वो पंजाब में भी गवर्नर अपना बिठाएगा ऊपर अगर पीपल्स पार्टी, तो वो थोड़ा बहुत अड़चन तो डालेगा और वो अपना पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक बनाने की कोशिश करेगा, और पीपल्स पार्टी टोटल इस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज करती रहेगी, जिससे उसका वोट बैंक अच्छा होगा और नवाज शरीफ कि पीएमएलएन के लिए नुकसानदेह होगा। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब ये इलेक्शन बिल्कुल दागदार हो चुके हैं, क्योंकि इस इलेक्शन की रिगिंग तो खैर हर इलेक्शन में होती है, क्या 2018 में इमरान खान को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था, लेकिन इस बार इलेक्शन के बाद अब तक धांधली हो रही है। जैसे अब ये लेटेस्ट आया है, कमिश्नर रावलपिंडी ने कल सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन फिर मैं रुक गया कि नहीं यार, मैं पब्लिक को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे मजबूर किया गया था कि जो 30-30, 40-40 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको हराया जाए। तो मैं फिर यह है कि हमें इसी तरह हराने का टास्क दिया गया था, और रावलपिंडी डिवीज़न में 14 सीटों को हमें जितवाया गया, जो हारे हुए थे उनको। अब रावलपिंडी डिवीज़न में 14 तो नहीं है, मेरा ख्याल है 13 सीटें हैं, लेकिन बहरहाल ये एक आई ओपनर था। 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, सब कुछ होता रहा, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, जो लोग अब आपने देखा कि इसके बारे में बड़ा वो हो रहा है। अब जाहिर है कल पूरा दिन इस पे ही बहस होती रही। पीटीआई इसको अप्रिशिएट कर रही है कि देखो हम सही कह रहे थे कि धांधली हुई है, ये है वो है, और नून लीग कह रही है नहीं ये सब गलत है। लेकिन एक्चुअल में ये बंदा नून लीग के करीब रहा है, और ये मरियम नवाज़ के साथ मुलाकातें भी करता रहा है। शहबाज शरीफ ने इसको कमिश्नर लगाया था रावलपिंडी का, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, जबकि ये नवाज शरीफ के पिछले दौर में भी डेरा गाजी खां का कमिश्नर रहा है, और नवाज शरीफ के पिछले दौर में भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे था। और मार्च में नेक्स्ट मंथ इसकी रिटायरमेंट है। इसके बावजूद इसने इतना बड़ा खेल खेला, और इसका वीज़ा सरफेस पे घूम रहा है कि इसने अमेरिका का वीज़ा भी लगवा लिया था और ऑलरेडी जाने की तैयारी कर रहा था। अब किसका खेल खेल रहा है, क्या कर रहा है? हो सकता है नवाज शरीफ की पार्टी ने इसको लॉन्च किया हो ताकि इलेक्शन को और दागदार बनाया जाए और इनको सरकार बनाने से जान छूट जाए इनकी। क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी ज़बरदस्त इंटरव्यू दिए हैं और उसमें आर्मी की पोलें खोल दी हैं। कल आपने एक बहुत बड़ी खबर दी और पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। आपने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा
जनरल फैज़ का बराह रास्त किरदार था। दोनों ने बुलाकर कहा कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी जाए। उसके बाद 2 वजाहतें आई हैं। जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं ऑन ओथ, अंडर ओथ कहने को तैयार हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मौलाना भी अंडर ओथ ये बात करें, हलफ लें। ये उन्होंने वाज़े नहीं किया कि कुरान पे हलफ लें या किस चीज़ पे हलफ लें, लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये हकीकत है तो आप अंडर ओथ ये बात करें। और जनरल फैज़ तो उस वक्त DGISI नहीं थे, उन्होंने वजाहती बयान भी कुछ ज़राए से जारी किया है, करवाया है, या बहरहाल आई है कि मैं तो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर था। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। अच्छा। उसके बाद वाले थे, जिसमें कोई शक नहीं है। उनके बाद वाले थे, जनरल फैज़ के बाद वाले थे। हाँ, वो मौजूद थे ना उसमें। जिस मजलिस का मैं बात कर रहा हूँ वो मौजूद थे ना जी। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो या छोटी हो, मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का ज़िम्मेदार समझता हूँ, और इसको ज़्यादा ज़ेर बहस लाने की बजाय इसको तारीख़ के हवाले कर दिया जाए। रहा ये कि उनको इदराक जब हुआ, इसमें कोई शक नहीं, जब इदराक हुआ जी। कि सियासी अदम इस्तेहकाम, फिर माशी अदम इस्तेहकाम, और उसके बाद हाथ डाला जा रहा था दिफाई अदम इस्तेहकाम पर, तो यहाँ उनको भी इदराक हुआ और फिर उन्होंने संभाला देने के लिए जो भी राब्ते की सियासतदानों के साथ, वो अपनी जगह पर ठीक है, कोई मसला नहीं। मौलाना साहब, कल जिस खबर ने तहलका मचा दिया, जो आज आप मेरे प्रोग्राम में खबर दे रहे हैं, वो उससे ज़्यादा तहलका अंगेज़ है और ख़तरनाक भी अब है। क्यों इसको तहलका अंगेज़ और खैर, ये सब चीज़ें पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं, रही हैं, और चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि उन्होंने ज़रा महफूज अंदाज में गुफ्तगू की होगी, और मैं ज़रा खुलकर आज पब्लिक के सामने कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो अपनी जगह पर है और हर ज़माने में रहा है, और हम ये चाहते हैं कि ये रोल उनका नहीं होना चाहिए। आप फरमा। इस वक्त आर्मी के जितने स्ट्रॉन्ग जो रंगरूट थे, जो टट्टू थे, वो इस वक्त आर्मी को गालियां दे रहे। जैसे सिंध से पीर पगारा गालियां दे रहा है, KPK से मौलाना फजलुर रहमान गालियां दे रहा है, और बलूचिस्तान पूरा, सारी बलूचिस्तान की पार्टियां इस वक्त गालियां दे रही हैं। महमूद खान अचकज़ई, बलूचिस्तान में आपको पता है कि आधे बलोच रहते हैं और आधे पख्तून रहते हैं, तो पख्तूनों का लीडर महमूद खान अचकज़ई हमेशा आर्मी की गोद में होता था, और उसको एक अच्छा खासा पख्तून सीटों से बलूचिस्तान में शेयर मिल जाता था। इस बार इसको शेयर नहीं मिला है, इस बार इसको भी हराया गया है, जैसे पीर पगारा को थोड़ा बहुत सिंध में शेयर मिल जाता था। तो ये भी बोल रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बलूचिस्तान में अब देखो तुम लोग क्या करते हो और कैसे तुम लोगों को हम यहाँ पे कुछ करने नहीं देंगे, और बलूचिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि तुम क्या कर लेते हो, ये वो। मौलाना फजलुर रहमान अपने तौर पे धमकियां दे रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे, और उन्होंने आर्मी की पूरी गुत्थियां खोल के रख दी हैं। अभी सारे सिनारियों में इंटरनेशनल प्रेस भी ज़बरदस्त किस्म की, मतलब यूं समझ लेना कि कोई 60-70 मेजर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने टोटल इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया है। हालांकि पाकिस्तान में हमेशा धांधलियां होती थीं, लेकिन इस बार तो इंटरनेशनल मीडिया खुल के सामने आ गया है और टोटल इसको धांधली ज़दा कह रहा है। अब ऐसे में पीर पगारा कह रहे हैं कि मार्शल लॉ के अलावा कोई रास्ता नहीं, और ये महमूद खान अचकज़ई, पीर पगारा, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, ये सब खुश होती हैं जब मार्शल लॉ आता है, क्योंकि इनको फिर बग़ैर किसी वजह के हिस्सा मिल जाता है गवर्नेंस में, और मार्शल लॉ वाले भी फिर ऐसी रीजनल पार्टीज़ को प्रेफरेंस देती हैं। कराची का मैंडेट टोटली चोरी शुदा था। कराची में MQM एक भी सीट नहीं जीती थी, MQM आर्मी ग्रुप एक भी सीट नहीं जीती। ये लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन नलीफाई किए जाएं या कुछ और हो जाए, ये चाहते हैं हमें इतनी सारी सीटें दी गई हैं तो हम मज़े करें, खूब हो, हम लूटे मारे करें।
लेकिन इस वक्त एक और जो नज़र आ रहा है ना कि आर्मी के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है, क्योंकि एक तरफ तो इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा चल पड़ी है, बलूचिस्तान, KPK, POK, गिलगित बल्तिस्तान। तो ऐसे में आर्मी के पास अब कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। इलेक्शन के प्रोटेस्ट अलग शुरू हो गए हैं। TTP और बलूचिस्तान में सिविल वार इस वक्त इलेक्शन के दौरान थोड़ी कम हुई है, लेकिन एनी टाइम वो आगे बढ़ेगी। ऐसे में POK और गिलगित बल्तिस्तान की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा वरीसम है। इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने अभी POK की साइड पे जंगलात में आग लगा के इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी और कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़े गए हैं। भारत की आर्मी ने पकड़ लिए हैं कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को, और वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। तो इस सारे सिनारियों में आर्मी को अब अगर कोई गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर इनके पास चॉइस ये रह जाएगी कि ये एमरजेंसी लगा के एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो चल रही है या तो इसी को कंटिन्यू करें, और अनवारुल हक काकड़ इनका बड़ा वफादार बंदा रहा है, इसी को कंटिन्यू करें। इसमें रीजनल पार्टीज़ को थोड़ा बहुत शेयर दे के चलो जी नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं, इस वक्त इमरजेंसी है। लेकिन उसको IMF एक्सेप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका भी इस पूरी तब्दीली जो पाकिस्तान में चल रही है इसको बड़ा गौर से देख रहा है, और अमेरिका भी इसमें काफ़ी परेशान है कि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक मर्ज़ी की गवर्नमेंट बन जाए और आसानी से बन जाए, तो हम फिर इंडिया के इलेक्शन पे थोड़ा काम कर सकें पाकिस्तान के ज़रिए। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं में इतना फंस गया है कि इंडिया की तरफ क्या देखेगा। वो जो इंडिया के इलेक्शन में गड़बड़ कराना चाहते हैं उनके अपने गले पड़ गई है, और पाकिस्तान के इलेक्शन में इतनी गड़बड़ें कर चुके हैं कि अब वो एक्सपोज दर एक्सपोज हो रहे हैं। और कभी कौन बोल रहा है तो कभी कौन बोल रहा है। सुना है कमिश्नर कराची भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार बैठा था, लेकिन उसको गिरफ्तार करके उसको अगवा करके साइड पे ले गए हैं। और ये जो कमिश्नर रावलपिंडी है इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको उठा के ले गए हैं। इसी तरह इमरान खान का जो वकील था सलमान अकरम राजा, जो कि लाहौर से खड़ा हुआ था और जिसकी जीती हुई सीट 99% पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट के मुताबिक वो भारी अक्सरियत से लाहौर से जीत रहा था और लास्ट मोमेंट पे इसको हराया गया, वो धरने पे बैठा था, वो कोर्ट्स में भी लगाया हुआ था और उसने कहा था कि हमारी 180 सीटें जो PTI की हैं वो लिए बगैर तो मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। तो इसको भी उठा के ले गए और इसको ज़बरदस्ती गिरफ़्तार करके ले गए हैं। इस वक्त ज़बरदस्त गिरफ्तारियां चल रही हैं पॉलिटिशियंस की, लेकिन नून लीग इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं हो रही कि वो गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट बनाना ये सियासी आत्महत्या होगी और पॉलिटिकल मौत होगी इनकी। और वैसे भी इनकी अब इतनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रही नहीं है जितनी इलेक्शन से पहले नज़र आती थी। और इमरान खान ने भी कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था। आर्मी के पास तो एक आसान हल था कि इमरान खान की सरकार ही ना तोड़ते, क्योंकि इमरान खान ठीक है एंटी अमेरिका हो गया था, आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पब्लिक को उसका कोई काम नज़र नहीं आया। उसने 4 साल जो सरकार चलाई है 2018 से 2022 तक, इसने इसमें कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दी ना। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, IMF से रिलेशनशिप ख़राब कर दिए, और कहीं इसकी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सका, कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सका था। तो ये इसकी अपनी वैसे भी सरकार ख़त्म ही हो जाती, और अगर ये इसको थोड़ा अरसा बर्दाश्त करके एक नए इलेक्शन हो जाते तो इमरान खान हार जाता, बुरी तरह से हार जाता। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान को हटा के PDMs गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको कड़वे फैसले करने पड़े इमरान खान की रॉन्ग डूइंग्स को करेक्ट करने के लिए, IMF से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए, डॉलर के रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो मामला PDM की सरकार से सुधरे नहीं, उल्टा उनकी सियासी मौत हो गई।
क्योंकि वो जो कड़वे फैसले थे वो सारे इनके गले गए और इमरान खान एक हीरो बन के निकल आया। उस पर इन्होंने इमरान खान के ऊपर केसेस करके सजाएं दे दी और ये सब कर दिया। तो इमरान खान कोई दूध का दूल्हा नहीं था, ना उसने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी थी और ना अभी इसके पास कोई ऐसा इकोनॉमिक प्लान है। अभी भी अगर ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को मान लेते और इमरान खान को सरकार देते, थोड़ी डील कर लेते हैं, हाँ ठीक है तुम अब आसिम मुनीर को बर्दाश्त करो और नदीम अंजुम को बर्दाश्त करो, चलो मट्टी पाओ, जो हो गया सो हो गया, मिलजुल के चलाते हैं, चलो लो सरकार चलो। तो वो क्या कर लेता? उसके पास तो कोई इकोनॉमिक प्लान है नहीं। इसके पास कौन ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिससे कि ये अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर लेता? इसके पास कौन सा ऐसा प्लान है जिससे ये बलूचिस्तान या KPK के मसले सॉल्व कर देता? इसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आर्मी गलती पे गलतियां कर दी जा रही है और अब नवाज शरीफ की पार्टी को लास्ट मोमेंट पे एहसास हो रहा है कि हम कुछ करने की पोजीशन में है नहीं। बिलावल ओवर कॉन्फिडेंस में चाह रहा था कि इसको प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसको ये हो जाए वो हो जाए, कि मतलब पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, इंक्लूडिंग सिंध में ये पिछले 17 साल से सरकार बना रहे हैं, इसलिए पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में। तो ये इतनी हद तक रिगिंग करते हैं कि इनको आर्मी की मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सिंध पे ये हुकूमत करे आ रहे हैं मुसलसल। तो इनका क्या जाना था? अगर ये प्राइम मिनिस्टर बिलावल बन के 2-3 साल, तो कम से कम उसकी बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो जाती कि हाँ भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का। और एंड ऑफ द डे वो अगर फेल भी हो जाते तो क्या है, सिंध में तो अपना कब्जा रहता ही इनका, और पाकिस्तान में जो मजीद लूट मार कर सकते थे वो कर लेते। तो ऑल इन ऑल इस वक्त ना नवाज शरीफ सरकार बनाना चाह रहा है, ना पीपल्स पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में। जो पक्के घोड़े हैं जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, महमूद खान अचकजई, पीर पगारा, वो सब नाराज़ चल रहे हैं। वो हुकूमत का हिस्सा कहीं भी नहीं है। PTI को KPK दे के इन्होंने KPK की अलहदगी की रास्ता आसान कर देना है, क्योंकि KPK में वैसे ही इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ इनका गठजोड़ बहुत हो रहा है पठानों का, और पाकिस्तान से नाराज़गी चल रही है। ऐसे में PTI अगर KPK में सरकार बनाती है तो माला TTP को वहाँ पे बहुत एकोमोडेशन मिलेगी और तालिबान के लिए आसानी हो जाएगी KPK में रास्ते बनाना अपने। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। मार्शल लॉ लगाने की जहाँ तक बात है ना, तो वो अमेरिका इनको इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि IMF मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स के साथ डील नहीं करती। तो फिर पाकिस्तान का इकोनॉमी को कैसे सहारा मिलेगा, क्योंकि IMF के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। और IMF से भी इनको अच्छा खासा $9-10 बिलियन का पैकेज लेंगे, जो कि ज़ाहिर है 2-3 बिलियन की किस्तें मिलेंगी, लेकिन पैकेज लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाते, लेकिन जैसे मुशर्रफ था वो भी मार्शल लॉ नहीं लाया था, उसने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई थी और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था। तो यहाँ शायद आसिम मुनीर को चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा लेने की भी ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ इतनी इजाज़त ले ले कि 2 साल के लिए हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने दें, और ये अनवरुल हक या इसकी जैसा कोई काकड़ जैसा कोई और बंदा हम एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं 2 साल के लिए। और ये जो प्रॉब्लम पार्टियां हैं जैसे MQM है, फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है, इन सबको हम गवर्नमेंट में शामिल कर लेते हैं, थोड़ा नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को शेयर दे देंगे, और फिर हम इन 2 सालों में PTI को भी क्रश कर लेंगे और 2 साल बाद नए इलेक्शन कराएंगे और पब्लिक को भी ठंडा कर देंगे। और ये वो तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, सूरत हाल बहुत भयानक है पाकिस्तान की, और आगे पाकिस्तान का क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।